Good morning, dear students. Hope you are doing well. Today we are here with our economics topic, that is chapter 11, Economic Thoughts, part 2. In part 1, we have gone through a lot about economic thoughts. Since ancient times, we have started. We have read the economic thoughts of Kautilya's Arthashastra. Kautilya, or also we known him as Chanakya, right? Actually, in India's economic thoughts, his Arthashastra plays a very important role, not even in India, but in worldwide. तो उनके इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में वी हैव लर्नड अ लॉट. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि कभी एक स्टेट को कैसे रन करना चाहिए, एक स्टेट को सिस्टमैटिकली वे में उनका इकोनॉमिक स्टेटस बना रहे, डेवलपमेंट बना रहे, टैक्सेस कलेक्शन कैसे करना है, किंग्स को कैसे टैक्सेशन सिस्टम बनानी चाहिए, किसके लिए टैक्स माफ़ी होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए. वी हैव लर्न दैट. कौन से सिस्टम्स के थ्रू हम बेटर वे में अपने स्टेट को डेवलप कर सकते हैं, ये हमने देखा. ठीक है, सो एवरीथिंग वी हैव लर्न अबाउट कौटिल्या's थॉट अबाउट इकोनॉमिक्स, और वी आर लर्निंग अबाउट हीज अर्थशास्त्र के उनका अर्थशास्त्र क्या है, उन्होंने जो बुक लिखी है, राइट, वो क्या है. और ये भी हमने देखा कि फॉर राइटिंग अर्थशास्त्र ही हैज रेफर्ड लॉट्स ऑफ बुक लाइक्स पॉलिटिक्स, लॉ, राइट, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन. उसके बाद वो यहाँ तक उन्होंने वो एक पूरा अर्थशास्त्र अपने बेस पे लिखा है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. हम लास्टली ये बात कर रहे थे कि मेन इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ कौटिल्य क्या है. ठीक है, उसमें से हमने ऑलरेडी 2-3 पॉइंट्स कर लिए हैं. नाउ वी आर ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. अब इनके हिसाब से अगर किसी स्टेट को डेवलप करना है या स्टेट को सिस्टमैटिक वे में चलाना है तो कुछ पॉइंट्स है जिसे ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने बेसिक नीड्स के बारे में बोला, उन्होंने टैक्सेशंस के बारे में बोला. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट स्टेट ट्रेजरी. ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू रन अ स्टेट. कैसे, लेट्स सी. Kautilya named agriculture as the primary means of livelihood. He classified land in two ways. See, हमने occupational structures में तो पढ़ लिया है कि there are three structures of occupations. One is primary, secondary and tertiary. तो प्राइमरी पहले से ही एग्रीकल्चर को दिया गया है, और कौटिल्या ने भी उनके हिसाब से भी एग्रीकल्चर हमेशा प्राइमरी मीन्स होना चाहिए. सो उन्होंने लैंड को दो तरीके से क्लासिफाई किया है. लैंड अंडर स्टेट ऑनरशिप, यानी गवर्नमेंट की जमीन हो वो लैंड, एंड लैंड अंडर ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, या किसी प्राइवेट की कोई जमीन हो वो लैंड. ठीक है. He further suggested that the state-owned land should be tilled by people who were otherwise made slaves by the society, prisoners, and the other agriculture laborers. तो उन्होंने आगे ये सजेस्ट किया है कि जो स्टेट ओन्ड लैंड है, जैसे गवर्नमेंट की अगर कोई जमीन या प्रॉपर्टी है, राइट, तो वहाँ गवर्नमेंट के लोग तो जाएंगे नहीं खेतीबाड़ी करने, तो वहाँ खेती करने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए लोगों को हायर किया जाता है. या उस वक्त ऐसा था कि सोसाइटीज में स्लेव्स हुआ करते थे. एक स्लेव्स जैसा एक हम कह सकते हैं कि एक ट्राइब नहीं कहेंगे, बट एक सिस्टम रखा था. वी हैव ऑलरेडी नोज द सिस्टम ऑफ कि सबसे पहले ब्राह्मण्स आता है, देन क्षत्रियस, शूद्रास, राइट. तो जो लास्ट कैटेगरी होती थी वो स्लेव्स की होती थी सोसाइटी में. तो बोले अदरवाइज स्लेव से काम करवाया जाए उन्हें पैसा देकर, या प्रिजनर्स जो है, कैदी है, उनसे काम करवाया जाए, या दूसरे एग्रीकल्चर laborers. ठीक है. He believed that land should be used mainly for agricultural purpose and hence the uncultivable land should be made cultivable. उनका मानना ये था कि लैंड को हमेशा एग्रीकल्चरल के पर्पस के लिए यूज किया जाए और अनकल्टिवेबल लैंड को भी कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए. Taxes can be collected from the farmer only if she or he cultivates his or her land and in return earns a livelihood. Taxes उसी farmer से collect किया जाए जब वो
अपनी जमीन को कल्टीवेट करते हैं, राइट, अपनी लैंड पर और खुद कुछ कमाते हैं, राइट, यानी जिसकी मालिकी है अपनी जमीन पर, जो एग्रीकल्चर करके खुद लाइवलीहुड कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, उसी से टैक्सेस कलेक्ट किया जाए। Animal husbandry is also related to agriculture. Animal husbandry भी agriculture यानी primary sector में ही इसे relate किया गया है. Therefore, Kautilya has also included it as a means of livelihood and has suggested means for its development. तो कौटिल्य ने ये भी कहा है कि ये भी एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, ये भी जिंदगी जीने के लिए या पैसा कमाने के लिए एक मीन्स है, ठीक है, और इस मीन्स को भी सजेस्ट किया गया है कि इससे भी डेवलपमेंट मिलना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हो तो, राइट, जैसे पेट एनिमल्स को ट्रेन करना या ऐसा कुछ, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे डेयरीज के लिए एनिमल्स यूटिलाइज किए जाते हैं, काउज एंड ऑल, ठीक है, देन कुक्स एंड ये सब जो होता है, राइट, फिशेस होते हैं, तो फिशेस भी एनिमल हस्बेंड्रीज में आता है, तो बहुत ऐसे स्कोप है या बहुत कुछ है एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसे भी डेवलप करना चाहिए। इन दीज रिगार्ड ही मेंशन 3 कैटेगरीज, इसके हिसाब से उन्होंने 3 कैटेगरीज को डिवाइड किया। वन इज ट्रेन्ड और पैट एनिमल्स। जैसे आपने देखा होगा गांव में जाते हो तो उनकी कोई गाय भैंसे होती है, राइट, और यहाँ तक के बकरे भी होते हैं, राइट, मतलब उनके पास वो सारे एनिमल्स, पैट एनिमल्स होते हैं, ओके। देन डेयरी एनिमल्स, डेयरीज यानी मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए यूजुअली काउ या बफेलोज या उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो डेयरी जैसे इंडस्ट्रीज ऐसे एनिमल हस्बेंड्रीज जैसे डिपेंड करती हैं। Next comes wild animals, ठीक है। Kautilya has also suggested rules and penalties related to animal husbandry. तो कौटिल्या ने इसके रूल्स और पेनल्टीज भी सजेस्ट की है एनिमल हस्बेंड्रीज पर, कि जैसे किसी एनिमल को मार डालना ये जुर्म है, तो उस हिसाब से वहाँ पेनल्टीज होनी चाहिए, या इन दैट मैनर। नेक्स्ट कम्स इंडस्ट्री। Kautilya believed that only a resourceful state can prosper and develop, and hence he gave directions for setting up industries. Kautilya का ये मानना था कि सिर्फ एक resourceful, जहाँ बहुत सारे resources हो, ऐसा ही एक state prosperous कर सकता है और develop कर सकता है, राइट, और उस प्रॉस्पेरिटी के लिए या उस डेवलपमेंट के लिए एक सही दिशा बहुत जरूरी है इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए। According to him, a king should explore the possibilities of new mines and thus order excavation, develop the art and craft industry, to use silk and to use skills and promote skill formation, promote transportation and communication, and also create infrastructure for industrial development. इनका मानना ये था कि किंग को नए नए एक्सप्लोर करने चाहिए, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करनी चाहिए। एक्सप्लोर क्या करना चाहिए कि ऐसी पॉसिबिलिटीज खड़ी करनी चाहिए जिससे नए माइंस बन सके, उन्हें एक्सकेवेशंस के भी ऑर्डर्स देने चाहिए, राइट, डेवलप आर्ट और क्राफ्ट को डेवलप करना चाहिए इंडस्ट्री में, जिससे लोगों का स्किल्स जिसमें है, हमारा कल्चर हमने देखा है, राइट, आर्ट और क्राफ्ट में हमारा इंडिया बहुत आगे रहा है, और उनके स्किल्स को प्रमोट करना चाहिए जिससे और भी ज़्यादा वो आगे बढ़े। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ दी जाए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, क्योंकि इंडस्ट्रीज कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिल रही है तो ही कोई इंडस्ट्रीज अच्छे से रन कर सकती है। He further suggested setting up of proper markets in towns, cities to facilitate the sale of the produced wares. उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि एक प्रॉपर मार्केट होनी चाहिए टाउन या सिटीज में, जिससे वो फैसिलिटेट कर सके जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं वेयर्स यानी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका सेल हो, ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। It is evident from Arthashastra that his thoughts were
provoked by economic problems and political concern. यहाँ तक कि अर्थशास्त्र से ये हमें एविडेंस मिला है कि उनके थॉट्स ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को प्रोवोक्ड, कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स प्रोवोक्ड होते हैं वो भी बताया है, और पॉलिटिकल कंसर्न्स कैसे लिया जाए वो भी दिखाया है। तो अर्थशास्त्र के थ्रू ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, पॉलिटिकल कंसर्न्स कैसे लिया जाए, और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने के अलावा अपने स्टेट को कैसे डेवलप किया जाए। He has incorporated the minutest details in building of a progressive and modern state and gave theories which have universal acceptability and are applicable even in present times. उन्होंने हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स पर काम किया जिससे वो एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न स्टेट बना सके। उनकी थियोरीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, यानी वर्ल्ड ने उनकी थियोरीज को एक्सेप्ट किया है और आज भी उसे एप्लीकेबल किया जाता है। Even though his work Arthashastra was created for Magadh state and for Emperor Chandragupta Maurya, he wished that his work would be of use to those kings who desire timeless victories and a proper management of a state. नो डाउट उन्होंने जो अर्थशास्त्र बनाया था वो सिर्फ मगध स्टेट के लिए बनाया गया था, वो भी एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, बट उनकी ये विश थी कि ये जो उनका काम है वो दूसरे किंग्स को भी हेल्प आउट कर सके, राइट, जिससे वो बहुत कम टाइम में विक्ट्रीज ले सके और अपने स्टेट को प्रॉपरली मैनेज कर सके। Kautilya has opposed the act of tax evasion and hiding assets from the state. और कौटिल्य ने दूसरी एक चीज को अपोज किया है, वो है एक्ट ऑफ टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन को वो अपोज करते हैं, और जो अपने एसेट्स को हाइड करते हैं स्टेट से, यानी गवर्नमेंट से अपने एसेट्स हाइड करना, जैसे आज के ज़माने में होता है इनकम टैक्स की चोरी, कि आपको टैक्स पे ना करना पड़े इसलिए आप बहुत सारे कांड करते हो, तो इसे कहते हैं टैक्स इवेशन, यानी अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, राइट। आप अपनी रियल इनकम छुपाते हो सो दैट कि आप टैक्स पे ना कर सको या टैक्स से बच सको, तो इसके खिलाफ है कौटिल्य। सो यहाँ पे कौटिल्याज इकोनॉमिक थॉट्स फिनिश होते हैं। हमने कौटिल्य के हर एक इकोनॉमिक थॉट्स पर रिसर्च कर लिया। नाउ विल स्टडी गांधीजी's इकोनॉमिक थॉट। तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। Societies change continuously and the purpose of change is development of the society. Societies में बार बार changes आते रहे हैं और इस change का मेन पर्पस है डेवलपमेंट, कि भले कितना ही चेंजेस आ जाए पर जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है वैसे वैसे डेवलपमेंट का तरीका बदल रहा है, बट डेवलपमेंट इज एज सेम एज, जस्ट कैसे इस डेवलपमेंट में सुधार लाए या ज्यादा से ज्यादा डेवलप करे उसके तरीके बदले हैं। Such changes occur as phases of transformation, and each phase of transformation the society tends to follow the ideas and ideals of some reformer. ये चेंजेस फेजेस के हिसाब से आ रहे हैं, जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस में चेंज आ रहे हैं, हर एक फेज का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। तो जैसे कौटिल्य का टाइम अलग था, उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिक्स और बढ़ी तो और टाइम चेंज हुआ। तो जैसे जैसे ये नए नए ट्रांसफॉर्मेशन के फेज आ रहे हैं, सोसाइटी को भी नए नए आइडियाज और आइडल्स, जो ऐसे कुछ रिफॉर्मर है, जो ऐसे कुछ वी कैन से जीनियस पीपल है, राइट, जिसके पास वो एक्सेलेंसी है पावर की, उनको आइडियल मानते हैं, उनके आइडियाज को अपनाने चाहिए और उस बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। Thus the reformer in a way leads the change in the society. तो reformers की वजह से बहुत सारे societies में changes आते रहते हैं। Becomes the torch barrier, provides direction. और ऐसे reformers हमें एक सही direction बताते हैं। We can say कि अंधेरे में हमारे लिए वो torch barrier का काम कर रहे हैं, ठीक है। Born at Porbandar in Gujarat, Mohandas Karamchand Gandhi, whom we know as Gandhiji, was one such leader. ये जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, we all knows him, right? He is our father of the nation. ये पोरबंदर गुजरात में बॉर्न हुए हैं। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, राइट, एंड वो भी एक ऐसे ही लीडर रह चुके हैं, राइट। Though he had a strong willpower,
and was an idealist dreamer. He urged for a realistic and practical approach. No doubt वो एक strong will power है उनमें, right, जिसकी विलनेस की वजह से ही हमें इंडिपेंडेंस मिला. और आइडियलिस्ट ड्रीमर है, सिर्फ ऐसा नहीं कि ड्रीम देखा और बस सपने की दुनिया में ही, बट उन सपनों को सही करने की ताकत भी उनमें थी. बट फिर भी वो रियलिस्टिक में भी उतना ही बिलीव करते हैं और वो अर्ज करते हैं कि रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच सब में होना चाहिए. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर टू मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ हिज आइडियोलॉजी. और उनकी आइडियोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स थे, वो थे ट्रुथ और नॉन वायलेंस. हमेशा सच का रास्ता पकड़ा उन्होंने और कभी भी वायलेंस नहीं किया. He practiced his ideology to remove the difference between thought and conduct. उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी पर प्रैक्टिस किया जिससे उन्होंने उस डिफरेंस को हटाया जो हर एक के सोच के बीच में होता है कि लोग सोचते अलग है और करते कुछ और है. थॉट और कंडक्ट के बीच का जो डिफरेंस था वो उन्होंने हटा के दिखाया कि उन्होंने जो सोचा उसी को कंडक्ट किया और उसमें उन्हें सक्सेस भी मिला. He emphasized on religion and ethics for individual and social life. उन्होंने हमेशा emphasized किया है religion को और उसके ethics को कि हर एक के individual की life में उसके ethics, उसका religion और उसकी social life ये बहुत जरूरी होता है. Besides, he also made endless efforts towards eradicating untouchabilities, persuading people to stop consumption of alcohol, attaining communal solidarity, and empowering women. His way of living life was based on ethics. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स दिए अनटचेबिलिटीज को हटाने के, जैसे गांधी आश्रम जो है, राइट, वो पहले हरिजन आश्रम भी कहा जाता था क्योंकि वहां अनटचेबल्स ही रहते थे. हरिजन्स को अपनी जगह दिलाई गांधी जी ने. छूत अछूत हटाया उन्होंने, लोगों को अल्कोहल कंजप्शन से रोका, राइट, और एक कम्युनल सॉलिडरिटी जो बढ़ रही है लोगों में, यानी अपनी कम्युनिटीज को लेकर, राइट, वो जो दूसरी कम्युनिटीज से अलग हो रहे हैं उसे कोशिश की कि ये सॉलिडरिटी यानी अकेलापन, अपनी कम्युनिटी में ही पड़े रहना, दूसरों की कुछ परवाह नहीं या कोई लेना देना नहीं, वो चीज हटाने की कोशिश की और वुमेन्स को एम्पावर किया. दूसरे, उन्होंने अपनी लाइफ हमेशा एथिक्स के बेस पर जी है. उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे अपनी लाइफ के रिलेट करते हुए और उन प्रिंसिपल्स, उन एथिक्स पर ही वो चले हैं. So he accepted ethical science as the base of science of politics and economics. तो इस हिसाब से उन्होंने ethical science को accept किया जिससे science of politics और economics का बेस बना. Gandhi's simple way of life in social, economic and political terms is frequently known as Gandhism. राइट, गांधी जी के जो सिंपल वे थे जिंदगी के, वो चाहे सोशल हो यानी सोसाइटी के रिलेट हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो, उनको एक टर्म दिया गया गांधीज्म. अगर आप गांधी जी के तरीके से लाइफ जी रहे हो, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल, ये जो तीन चीजें हैं जो गांधी जी जिस तरीके से लेड करते थे उस तरीके से उनके रास्ते पे चल रहे हो तो आप गांधीज्म कर रहे हो. ठीक है, बट अनलाइक अदर इकोनॉमिस्ट्स, गांधी जी हैड नॉट गिवन अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी. बट दूसरी इकोनॉमिस्ट की तरह गांधी जी ने कोई स्पेसिफिक आइडियोलॉजी नहीं दी है. He didn't classify his ideology into any specific categories और ना ही उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज को किसी भी तरीके से स्पेसिफिक कैटेगरीज में क्लासिफाइड भी नहीं किया. He never wanted to give Gandhism nor wished to have his own followers. उन्होंने कभी नहीं चाहा कि गांधीज्म एज अ गांधी जी की गिफ्ट लोगों को हो, राइट, क्योंकि टाइम के साथ बदलना जरूरी है. आप अगर टाइम के साथ नहीं बदले और उसी रास्ते पर चलते रहे तो फिर आप आउटडेटेड हो जाओगे. यू हैव टू बी अपडेटेड, राइट. और उन्होंने कभी ये विश नहीं किया कि उनको फॉलो करे कोई या उनके फॉलोअर्स हो. He didn't claim that he had discovered any new theory or ideology. ना ही उन्होंने कभी ऐसा कोई क्लेम किया कि उन्होंने कोई नई आइडियोलॉजी या थ्योरी डिस्कवर की है. He simply tried to apply the eternal truths as solution to life's routine problems. उन्होंने simply apply किया ऐसे eternal truths को जिससे लोगों की routine problems को solution मिल सके.
और वही चीज आज गांधीज्म के रूप में बाहर आई। नाउ कम्स द इन्फ्लुएंस ऑफ बुक्स एंड थिंकर्स ऑफ गांधी जी। कुछ इन्फ्लुएंस बुक्स से भी मिली और कुछ थिंकर्स भी थे जो गांधी जी पर जिन्होंने सोचा, और उसके बारे में हम देखते हैं। We can see the influence of religious books, philosophers and events on Gandhi's economic, social and political ideology. हमें बहुत कुछ इन्फ्लुएंस मिलता है रिलीजियस बुक्स से, फिलोसोफर से और इवेंट से, राइट। ये सारी चीजें हम गांधी जी के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट, गांधी जी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन थिंकर। सी, हम कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं तो हम किसी से प्रभावित होके रखते हैं। हमारा हमेशा कोई ना कोई आइडियल होता है जो हमें लगता है कि ये बंदा सही कर रहा है, और उसकी सोच को हम अपनाने की कोशिश करते हैं और अपने हिसाब से उसमें बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। तो गांधी जी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, तो गांधी जी भी एक ऐसे अमेरिकन थिंकर से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, थोरो जिसका नाम था। The idea of simple living and high thinking was adapted from Thoreau's works. तो थोरो के वर्क से, एक बुक से उन्होंने ये उठाया, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आपको ऊंचा सोचने के लिए ऊंचा जीना जरूरी नहीं है, आप सिंप्लिसिटी के साथ रह सकते हो और हाई थिंकिंग भी रख सकते हो। इस चीज को गांधी जी ने अपनी लाइफ में अपनाया। यू हैव ऑब्जर्व कि गांधी जी राइट इतने एडुकेटेड पर्सन थे, वो लॉयर थे, बैरिस्टर थे, राइट। और इवन दो उन्हें जब लगा कि इंडिया की हालत ऐसी है, ही अवॉइडेड टू वेयरिंग सच अ लग्जरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। वो सूट पहनते थे एक वक्त में और उन्होंने वो छोड़ दिया। वो सिर्फ फिर वी हैव ऑब्जर्व हिज क्लोथिंग सेंस देन, राइट। तो ये होता है सिंपल लिविंग, बट उनकी थिंकिंग का लेवल देखो, दैट उनकी वजह से इंडिपेंडेंस मिला। नेक्स्ट, गांधीजी's idea of सर्वोदया was an inspiration from British writer John Ruskin's book Unto the Last. From the book, he derived the importance of labor work and ways to eradicate poverty from India. दूसरा गांधी जी का आइडिया था सर्वोदया का। ये चीज उन्होंने वो इंस्पायर्ड हुए ब्रिटिश राइटर से, एक और ब्रिटिश राइटर का नाम है जॉन रस्किन्स बुक। उनकी बुक से जो वर्ड थे अनटू द लास्ट, यानी कुछ भी हो जाए। उनका एक प्रोवर्ब भी था, डू और डाई, राइट। तो अनटू द लास्ट और डू और डाई समथिंग इज लाइक दैट, कि या तो करो या तो मरो। और अनटू द लास्ट यानी कि जब तक जी रहे हो तब तक करो। तो इस बुक से उन्होंने ये डिराइव किया कि लेबर वर्क का इंपॉर्टेंस क्या है और पॉवर्टी को इंडिया से कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है। अब आता है थर्ड, लियो टॉल्स्टॉयज वर्क्स। लियो टॉल्स्टॉयज का भी कुछ एक वर्क था जिससे वो काफी हद तक इम्प्रेस्ड हुए। वो था व्हाट शैल वी डू देन एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू इन्फ्लुएंस गांधी जी। उनके कुछ वर्ड्स थे लियो टॉल्स्टॉयज के वर्क्स में से, वो था व्हाट शैल वी डू देन, फिर हम क्या करेंगे। और आगे था एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, मतलब गॉड का किंगडम तो तुम्हारे खुद के अंदर है। ये वर्ड्स उन्हें बहुत इन्फ्लुएंस किया। He was influenced by the theory of braid labor. उन्हें एक थ्योरी भी बहुत इन्फ्लुएंस हुई, वो थी ब्रेड लेबर, जिसको रस्किन ने दिया था। रस्किन का ये वर्ड्स है ब्रेड लेबर, यानी जितने भी लेबर्स हैं वो काम करते हैं ब्रेड के लिए, अपना पेट पालने के लिए, राइट। And thus he gave the motto that those who didn't work had no right to eat. और इससे उन गांधी जी ने ये मोटो दिया कि जो कोई काम नहीं करता, राइट, उसे खाने का भी अधिकार नहीं है। आप काम करोगे तो आपको खाना मिलेगा, राइट। लेबर्स क्यों काम करते हैं? खाने के लिए, राइट, एक दिन के खाने के लिए, ओके। Moreover, in his childhood, watched the play Satyavadi Raja Harishchandra and his left an indelible impression on him. The play taught him the importance of truth and made him a satyagrahi. तो इसके अलावा उन्होंने बचपन में एक प्ले देखा था, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी जिसे कहते हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं कहा। उससे उन पर एक गहरा इम्प्रेशन पड़ा
राइट। और उन्हें ये इम्पोर्टेंस समझ में आया, उस प्ले से उन्हें समझ में आया कि ट्रुथ का इम्पोर्टेंस क्या है। और तब से उन्होंने सत्याग्रही जो सत्याग्रही एक फेमस हम कहते हैं मूवमेंट शुरू किया वहां से, एक वीकेंड से। यही उनका एक इससे ही इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। Gandhiji's beliefs pertaining to laboring for one's own bread were also confirmed by a shloka in the third chapter of Hindu scripture, the Bhagavad Gita, which states, "One who relishes the fruits without making offerings is indulging in sinful action." तो गांधी जी का जो बिलीव है कि हर एक को अपनी अपनी रोटी खुद कमानी होती है, राइट। ये भी उन्होंने एक श्लोक से इन्फ्लुएंस होके देखा। ये श्लोक था थर्ड चैप्टर ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर भगवत गीता की, जिसमें लिखा है, वन हु relishes द फ्रूट विदाउट मेकिंग ऑफरिंग्स, यानी विदाउट एफर्ट्स एंड शेयरिंग फ्रूट्स विद अदर्स। मतलब कोई मेहनत किए बिना, राइट, या जिसने कोई भी मेहनत नहीं की है, कोई एफर्ट्स नहीं दिया है, और वो उस फ्रूट्स को ऑफर करता है, तो यानी वो एक सिंफुल एक्शन कर रहा है, वो पाप में गिर रहा है। यानी आपको अपनी रोटी के लिए या आपको काम करना ही होगा, मेहनत करनी ही होगी। There always also is an impact of scriptures like the Upanishads, the Ramayana, Mahabharata, and of saint poets like Kabir, Guru Nanak, Narsimha Mehta, and also of spiritual leaders like Guru Srimad Rajchandra or Gandhiji's ideas. तो गांधी जी का इसके अलावा बहुत सारे स्क्रिप्चर्स से भी उन पर इम्पैक्ट हुआ, जैसे उपनिषद अ फेमस स्क्रिप्चर, फिर रामायण, महाभारत, और यहाँ तक कि बहुत सारे संत और पोएट से भी वो इन्फ्लुएंस हुए, जैसे कबीर, गुरु नानक, नरसिंह मेहता, और कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स थे जिससे बहुत इन्फ्लुएंस, और उन लीडर का नाम है गुरु श्रीमद राजचंद्र, राइट, जिनके आइडियाज ने बहुत प्रभावित किया गांधी जी को। Gandhiji believed that neither capitalist nor socialist economic approach would be able to solve the economic problems of India. गांधी जी ये बात भी मानते थे कि ना ही कैपिटलिज्म और ना ही सोशलिज्म, ये दोनों ही अप्रोच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वर्कआउट नहीं करेंगे। So he gave alternative economic ideas against Western capitalist production policies, excessive use of machinery, and materialist philosophy. तो इन दोनों से हटकर उन्होंने एक और अल्टरनेटिव इकोनॉमिक आइडिया दिया कि कैसे हम वेस्टर्न कैपिटलिस्ट के प्रोडक्शन की पॉलिसी को और उनके जो एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी है और मटीरियलिस्टिक फिलोसॉफी है, उनके अगेंस्ट कैसे जाए। तो वो कैसे गए, लेट्स सी। फर्स्ट कम सर्वोदय। सर्वोदय क्या है? Gandhiji envisioned a society devoid of violence and in which the helpless, poor, and needy are uplifted to a state of well-being. And this idea of social development was called Sarvodaya, which means upliftment of all. Sarvo means all, right? Daya means upliftment. So गांधी जी ने ये हमेशा कोशिश की कि सोसाइटी में वायलेंस जैसी चीजें ना हो, राइट, और खास करके हेल्पलेस, पुअर और नीडी को कैसे ऊपर लाया जाए, स्टेट्स में अपलिफ्ट कैसे किया जाए, उनका वेलबींग कैसे सोचा जाए। तो ये जो आइडिया है सोशल डेवलपमेंट का, खास करके पुअर, हेल्पलेस के लिए और बाकी सब के लिए, उसे कहते हैं सर्वोदय, जिसका मतलब है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। अब सर्वोदय को अच्छे से समझते हैं डिटेल में। अकॉर्डिंग टू द भागवत गीता, in all human beings dwells the same soul, and adopting this thought, Gandhiji based the principle of Sarvodaya on mutual cooperation and love. तो भागवत गीता के हिसाब से ये मानना है कि all human beings dwells the same soul. आज कोई गरीब है, अमीर है, मिनिस्टर है, जो भी है, हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सोल, एक आत्मा होती है, और हर एक का डेवलपमेंट या हर एक का मैन्युफैक्चर एक ही तरीके से होता है, वो कोई अलग तरीके से ऊपर से नहीं टपके हैं, राइट। तो इस थॉट को अडॉप्ट करते हैं गांधी जी ने, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय, एक म्यूचुअल कॉपरेशन और लव का वी कैन से एक आइडिया अपनाया। He further suggested that Sarvodaya type of socialism may be attained by forsaking desires which lead to greed.
उन्होंने और आगे सजेस्ट किया कि सर्वोदय टाइप का अगर हम सोशलिज्म अपनाते हैं तो इससे हमें जो डिजायर्स है, फोर सेकिंग डिजायर है, वो भी अटेंड कर पाएंगे, राइट, विच लीड टू ग्रीड। बट इसके साथ कभी कभी लालच भी बढ़ जाती है। तो उस हम कहेंगे ये जो लालच, ये जो ग्रीडीनेस है वो पॉजिटिव होगी कि हम अपने डिजायर को अचीव करने में काम कर रहे हैं। For successful implementation of Sarvodaya, he presented the ideas of renunciation, service, reducing dependence on machinery, protection of labor, decentralization of power, and prevention of exploitation. तो सक्सेसफुल सर्वोदया के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे आइडियाज अपनाए। जैसे उन्होंने अपने प्रेजेंट किया आइडिया ऑफ रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन यानी सब कुछ त्याग देना है। सर्विस, डिपेंडेंस, मशीनरीज पर जो डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस करना है। लेबर्स को प्रोटेक्ट करना है। पावर को डिसेंट्रलाइज करना होगा, राइट, और एक्सप्लॉयटेशन जैसी चीज ना हो उसे प्रिवेंट करना है। He disliked the thought that very few people became rich due to the impact of machinery and industry. उन्हें ये थॉट बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि इंडिया का आज भी यही फंडा है दैट रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर। तो ये जो थॉट है कि कुछ पीपल ऐसे हैं जो रिच बनते जा रहे हैं क्योंकि उनका इम्पैक्ट मशीनरी और इंडस्ट्रीज पे ज्यादा है। For him, socialism means that there are no differences between people and that all are equal. तो उनके हिसाब से सोशलिज्म का मतलब है कि कोई भी लोग अलग नहीं है और हर एक को इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए। सेकेंड आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर। Gandhiji promoted the idea of equitable remunerations for different types of labor. गांधी जी ने एक आइडिया प्रमोट किया कि हमेशा इक्विटेबल रेम्यूनरेशन होना चाहिए अलग अलग टाइप्स के लेबर्स के बीच में। लेबर इज ओनली लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर क्या है? तो लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है, यूजुअली सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नॉन लिविंग होते हैं, सिर्फ लेबर ही ऐसे है जो लिविंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। So, anyone who labors is entitled to live a dignified life and there should be enough opportunities for all to work. तो जो भी लेबर्स एज अ लेबर एंटाइटल हो रहे हैं उनको हक है कि वो अपनी डिग्निफाइड लाइफ जिए और उनको भी इनफ अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए अपने काम में। He believed that it was obligatory upon the state to create employment opportunities, और ये भी बिलीव करते कि एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी ऑब्लिगेटरी में आता है, यानी इट इज मैंडेटरी कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करे। Stating the importance of labor, Gandhiji asserted that though mental intellectual labor was important for development, गांधी जी ने इस बात पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जताया कि भले लेबर्स मेंटल और इंटेलेक्चुअल उनका एक इम्पोर्टेंस होता है उनके डेवलपमेंट के लिए। एवरीबडी शुड एंगेज इन सम फॉर्म ऑफ फिजिकल लेबर। हर एक को कोई ना कुछ फॉर्म ऑफ फिजिकल लेबर करना चाहिए, जो आज के ज़माने में बहुत कम हो गया है। गांधी जी ऑब्जर्व द डिक्लाइन इन डिग्निटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल लेबर, और गांधी जी ने ये महसूस किया कि जो फिजिकल लेबर वर्क करता है, जैसे आज फार्मर्स की डिग्निटी क्या है, आज उनका इम्पोर्टेंस कम हो रहा है। आज मैसन है जो इतना कंस्ट्रक्शंस करते हैं, उनका इम्पोर्टेंस कम हो रहा है क्योंकि हम उसे मजदूर ही देखते हैं, उनकी डिग्निटी डिक्लाइन होती जा रही है। And thus he emphasized upon the idea that dedicated physical efforts make a person give up greed and enable the person to get employment and thus get freedom from poverty. तो डेडिकेटेड आइडिया के साथ उन्होंने ये कहा कि कोई भी फिजिकल एफर्ट्स जो डेडिकेटली दे रहा है, राइट, वो ग्रीड से ऊपर हो जाता है, उसमें वो लालच या वो कुछ नहीं होता, राइट, और उस पर्सन को हक है कि उसे एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे और वो पॉवर्टी से आज़ाद हो जाए। So let's end our lecture here. I hope you understood this well. So we'll meet in the next lecture with the another part of the same topic. Up till bye bye. Take care all of you.